नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत पर लोकसभा चुनाव पर केंद्रित पॉलिटिकल टॉप न्यूज नेशनल न्यूज का बुलेटिन देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज खान। इसमें लोकसभा चुनावों को लेकर के देश भर में क्या कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, कहां कुछ क्या गठबंधन को लेकर, टिकट वितरण को लेकर के क्या कुछ समीकरण बदल बिगड़ रहे हैं, इसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले बिहार की लेकर के बात करते हैं, जहां एनडीए गठबंधन के अंदर जो चिराग पासवान की जो अपने चाचा के साथ में जो अदावत चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, उसको लेकर के जो सीट बंटवारे का पैच फंसा हुआ था, वो करीब करीब सुलझ चुका है, फॉर्मूला तय हो चुका है। और सबसे अहम बात यह है कि बिहार के राजनीतिक इतिहास में पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी नीतीश कुमार की जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू यहां पर 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 17 सीटों पर अकेली बीजेपी चुनाव लड़ेगी। इन 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी, 16 सीटों पर जेडीयू, ये कुल मिलाकर के हो गए 33 सीट। पीछे बची 7 सीट। 7 सीटों में से चिराग पासवान की एलजेपी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को एक एक सीट दी गई है। इसके अलावा जो अगली बड़ी खबर है, उसके केंद्र में चिराग पासवान की पॉलिटिक्स और बीजेपी से करीबी चिराग पासवान की कैसे हुई, इसको लेकर के बात है। जब आपको याद होगा कि बिहार में 2020 के विधानसभा चुनाव हुए तो चिराग पासवान एनडीए गठबंधन से अलग हो गए थे और बीजेपी से अदावत नहीं की थी, बीजेपी के खिलाफ बयान नहीं दिए थे, नीतीश कुमार को निशाने पर रखा था। लिहाजा परिणाम क्या रहा कि चुनाव परिणामों के बाद में जो चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस थे, वो सत्ता के हिस्सा बने, केंद्र सरकार में मंत्री भी बने। लेकिन कैसे 3 साल के अंदर बिहार की राजनीति का सीन बदल चुका है। यहां पर पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान को बीजेपी की तरफ से तवज्जो दी जा रही है। इन सब की क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी का जो बीजेपी नेतृत्व है, 40 सीटों का जो फॉर्मूला है वो लगभग तय कर चुकी है। जो रामविलास पासवान जो एलजेपी रामविलास पासवान है, उनको यहां पर 5 सीटें दी गई हैं और जो पशुपति पारस है, उनको राज्यपाल बनाया जा सकता है। हो सकता है उनके कोटे में एक भी सीट नहीं आए और उनकी ही पार्टी के सांसद जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उनको विधायक या एमएलसी बना करके मंत्री बनाया जा सकता है। ये स्थितियां एलजेपी की टूट के बाद में बनी थी। इसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार ओम अश्क का जो बयान है, उनका कहना है कि चिराग बीजेपी की ताकत बीजेपी 2019 के लोकसभा और बिहार 2020 के बिहार चुनाव में देख चुकी है। 2019 में एलजेपी के अध्यक्ष भले ही रामविलास पासवान थे, लेकिन सारा कामकाज चिराग ही कर रहे थे। चिराग के नेतृत्व में ही पशुपति नेता बने थे। पासवान वोटर्स के साथ ही रामविलास के साथ जुड़े लोग उनका बेटा होने के कारण चिराग को उनकी विरासत का नैसर्गिक यानी कि रियल उत्तराधिकारी मानते हैं। एलजेपी में टूट के बाद चिराग को लेकर एलजेपी के कोर वोटर्स में सहानुभूति भी है और इसके ठीक उलट पशुपति पारस की इमेज डेंट हो चुकी है। हाजीपुर में जनप्रतिनिधि होने के कारण भले ही पशुपति का वोटर से जुड़ाव रहा हो, लेकिन इस सीट की सीमा से बाहर अपने आप को विकल्प के रूप में पेश करने में पशुपति पारस विफल रहे। जबकि बीजेपी के जब पहले सहयोगी बने थे तो बीजेपी को ये लगा था कि शायद पशुपति पारस भी अपना विस्तार करेंगे। बिहार बीजेपी के नेता भी ये समझ रहे हैं कि जमीन पर पासवान वोटर्स का बड़ा तबका चिराग के साथ है। अब चिराग को ज्यादा तवज्जो देकर बीजेपी ने पशुपति पारस को साइडलाइन कर दिया है और नीतीश कुमार को भी सख्त संदेश दे दिया है कि चिराग पासवान जो आपके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ में रह रहे हैं, तो हम उनको उतनी ही तवज्जो देंगे। इसके बाद में अगली खबर यह है कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 6 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली आधी रात को। और आपको याद होगा कि पिछली बार जब सीईसी की बैठक हुई थी, पीएम मोदी ने रात को 7-8 बजे शुरू की थी और जिसके बाद में अगले दिन पहली लिस्ट आई थी। तो रात को 8 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और रात को 3:15 तक मीटिंग चली थी। 7.25 घंटे से भी ज्यादा की मीटिंग चली थी। तो मोदी शाह जो फॉर्मूला 400 प्लस है, उसको अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। रात को 8-8 घंटे, 6-6 घंटे की मीटिंगें कर रहे हैं, दिन भर का पूरा काम खत्म करने के बाद में। तो जी ये हार्डवर्क है। बिहार को महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीटें हैं, उनको लेकर के फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और इसको लेकर के 32, 12 और 4 का फॉर्मूला तय किया गया है। इसके बाद में अगली खबर के तौर पर चूंकि सीएए को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और उसके बाद में जो 2019 का एक बड़ा मुद्दा सीएए हुआ था और उसके बाद में शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था और उसके बाद में बीजेपी को लेकर के एक माहौल अलग तरह का बना था। हालांकि 2020 में जब कोरोना जैसी स्थितियां बनी तो वहां पर प्रदर्शन को खत्म कराया गया था कोर्ट और प्रशासन के सिस्टम के रास्ते से। लेकिन दिल्ली के अंदर चूंकि अरविंद केजरीवाल ने जो सीएए को लेकर के जो बयानबाजी की है, चूंकि विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सीएए के जरिए बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करेगी।
और इस पॉलिटिकल माइलेज को रोकने के लिए अलग अलग नेता बयान दे। और ऐसे में दिल्ली के अंदर, चूंकि आपको पता है कि दिल्ली की जो झुग्गी बस्तियों में ज्यादातर रहने वाले लोग हैं, ये सारे शरणार्थी लोग हैं, और बयान, केजरीवाल के बयान के बाद में केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन किया गया है। हालांकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि मैंने सिर्फ सीएए के खतरों को लेकर के बताया है। एक दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था, और उन्होंने क्या कहा था कि सीएए देश के लिए खतरनाक है, और कैसे इसके लागू होने से देश भर में भारी संख्या में पड़ोसी देशों से घुसपैठियां आ जाएंगी। इस बयान के विरोध में आज हिंदू शरणार्थियों ने उनके घर के सामने प्रदर्शन किया। अब खबर है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या होता है। चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरी डिटेल को पब्लिक करने का जो आदेश जारी हुआ है, और चुनाव आयोग को हर हाल में पेश करने का आदेश दिया गया था, और चुनाव आयोग के सामने 15 तारीख तक है, जब 15 तारीख तक चुनाव आयोग इस इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े हुए तमाम जो डिटेल है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। तो इसके बाद में एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का बार बार जिक्र हो रहा है। चुनावी बॉन्ड वाले फैसले पर एससीबीए अध्यक्ष ने डिमांड की है। तो ये अनुच्छेद 143 के तहत ये आखिर में क्या प्रावधान है जिसके जरिए इस तरह की चीजों का जिक्र किया जा रहा है। देखिए, इसको डिटेल में समझिए आप। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। जितने भी बॉन्ड खरीदे और भुनाए गए उनकी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश सुनाया था। ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस क्या है, इसको समझिए जरा। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो कानून तथा तथ्य के किसी भी मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर सकते हैं। इसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंस या राष्ट्रपति संदर्भ कहते हैं। वे मुद्दे जो उठ चुके हैं या उठने की संभावना है, उनके बारे में अदालत की राय मांगी जा सकती है। राष्ट्रपति संदर्भ उन मामलों में किया जा सकता है जो सार्वजनिक महत्व के हो, पब्लिक इंटरेस्ट के हो। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो संदर्भ में उठाए गए किसी एक सवाल या सभी सवालों का जवाब देने से मना भी कर सकता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए जरूरी है कि उस मुद्दे पर अदालत की राय पहले ही न ली जा चुकी हो या उस पर फैसला न हो। संविधान का अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने के राष्ट्रपति की शक्ति का जिक्र है। जब हम राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र करते हैं तो उसमें यह जिक्र है कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इसके अनुसार यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत होता है कि कानून या तथ्य का कोई प्रश्न उठ गया है या उठने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और इतना सार्वजनिक महत्व का है कि उस पर सर्वोच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना जरूरी है, वह प्रश्न को विचार के लिए उस न्यायालय को भेज सकता है, और न्यायालय ऐसी सुनवाई के बाद जो वह उचित समझे राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय बता सकता है। तो ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेकर का था, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद में लगातार चर्चाओं में है। सुखबीर संधू को चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किया है, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को, उसको लेकर के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का यह बयान सामने आया है कि ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले को लेने वाला जो पैनल था वो पीएम द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया या पीएम द्वारा लीड किया गया पैनल था। यह अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है, जो कांग्रेस के लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता है। आप सभी को पता है कि सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार 1998 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। संधू आईएएस के उत्तराखंड कैडर से हैं और ज्ञानेश कुमार केरल कैडर से है। तो इसको लेकर के अधीर रंजन चौधरी का बयान आया। अधीर रंजन चौधरी ने चयन समिति के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करने वाले कानून को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को इस समिति में होना चाहिए। पिछले साल लाए गए कानून ने बैठक को महज एक औपचारिकता तक सीमित कर दिया है। अधीर रंजन चौधरी ने आगे ये भी कहा कि जिस पैनल ने चुनाव आयुक्त का नाम तय किया है उसमें सरकार बहुमत में है, और ऐसे में जो सरकार चाहती है, जो सत्ता पक्ष चाहता है, वही होता है। यह अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है। इसके बाद में जो अगली खबर है वो यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने 7 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। दरअसल बसपा को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही। पहले ये चर्चाएं सामने आई थी कि सोनिया गांधी 9 मार्च की तारीख सूत्रों के हवाले से बताई जा रही थी कि सोनिया गांधी 9 मार्च को एक बड़ा दांव खेलते हुए मायावती को इस देश के जो इलेक्शन हो रहे हैं इस बार लोकसभा के, वो पीएम कैंडिडेट घोषित कर सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती पूरी तरह से एक्टिव हो गई और अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं। इस कैंडिडेट की लिस्ट में किसे कहां से टिकट मिला है आप सभी को पता है कि 15 मार्च तक जो जोनल स्तर के पदाधिकारी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी गई है। इसमें बिजनौर से चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट मिला है, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति को मिला है, पीलीभीत से अनीस अहमद खान को, मुरादाबाद से इरफान कैफी को, कन्नौज से अकील अहमद को, अमरोहा से डॉक्टर मुजाहिद हुसैन और बाबू भाई को, और सहारनपुर से मुजिद अली को प्रत्याशी बनाया गया है।
तो ये मायावती के टिकट घोषणा को लेकर के थी। इसके अलावा उत्तराखंड, हिमाचल में बीजेपी ने, चूंकि बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आई थी उसमें उत्तराखंड और हिमाचल के कई प्रत्याशी थे, इसके अलावा मध्य प्रदेश के थे और एमपी के अलावा छत्तीसगढ़ के कई प्रत्याशी थे। हालांकि जो सेकंड लिस्ट आई थी उसमें राजस्थान जैसे कई प्रदेशों का कोई भी कैंडिडेट नहीं था। जो बीजेपी की जो ये दूसरी लिस्ट आई है उसमें बड़े नामों में अनुराग ठाकुर का नाम शामिल है, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम शामिल है और इसके अलावा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है अनिल बलूनी, उनको भी टिकट देकर के चुनावी मैदान में उतरा गया है। उत्तराखंड की कुल 5 सीटें और दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने 2 नामों का ऐलान किया है। 3 उम्मीदवारों का ऐलान पहली लिस्ट में हो चुका है, यानी कि उत्तराखंड के सारे कैंडिडेटों का नाम ऐलान हो चुका है। अब सारे कैंडिडेट कौन कौन है? गढ़वाल से अनिल बलूनी है, हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है, नैनीताल से अजय भट्ट है, अल्मोड़ा से अजय टम्टा है, टिहरी गढ़वाल से माला राज्य लक्ष्मी शाह है। ये उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की पूरी जो 5 सीटों पर लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट है। अगली खबर पंजाब से है, जहां लोकसभा की टोटल 13 सीटें हैं और वहां पर आम आदमी पार्टी ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 5 स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रियों को भी टिकट दिया गया है। इस टिकट में पूरी लिस्ट में किन किन के नाम शामिल हैं वो जरा देख लीजिए कि जो 8 नामों का आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है उसमें कई अहम नाम है, जिसमें अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल है, खडूर साहिब से लालजीत सिंह भुल्लर है, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू है, फतेहगढ़ साहिब से गुरप्रीत सिंह जीपी है, फरीदकोट से करमजीत अनमोल है, बठिंडा से गुरमीत सिंह खुडैन है, संगरूर से गुरमीत सिंह मीट हायर है और पटियाला से डॉक्टर बलबीर सिंह है। ये आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर टोटल 13 है, उनमें से 8 सीटों पर जो लिस्ट निकाली है उसका ये डेटा है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें ये हुआ है कि पंजाब में दोनों पार्टियां अकेले लड़ेगी। कांग्रेस भी सारी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और आम आदमी पार्टी भी सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, क्योंकि इन दोनों पार्टियों का ये मानना है कि